अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर बिजनेस लॉ। आज हमारा लेक्चर नंबर है जी 63। चैप्टर 18 हम कर रहे हैं जी डिस्कस आर्बिट्रेशन एक्ट। आज हमने पढ़ना है आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। आर्बिट्रेशन के ऊपर ही थोड़ा सा हमें ऑलरेडी नॉलेज है। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड बाय लॉ। कानून ने कुछ एग्रीमेंट्स को खुद वॉइड डिक्लेयर किया हुआ है। तो हमने वहाँ पर एक एग्रीमेंट पढ़ा था, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, कि अगर आप किसी को लीगल प्रोसीडिंग से रोकते हैं कि जी आप अदालत का रजू नहीं करेंगे तो वो वॉइड होगा ऐसा एग्रीमेंट उस एक्सटेंट तक। लेकिन हमने वहाँ पे कुछ उसकी एक्सेप्शंस भी पढ़ी कि यार इन चीज़ों के ऊपर ये लागू नहीं होता, मतलब है कि ये चीज़ें की जा सकती हैं, इतनी की रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। क्योंकि आपको याद होगा कि बेसिक प्रोविजन उसकी जो लीगल प्रोविजन थी वो ये थी कि एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगनी चाहिए। एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन से मुराद है कि बिल्कुल ही नहीं आप जा सकते किसी भी जगह पर इंसाफ लेने के लिए, तो वो वॉइड है, वो वॉइड एब इनिशियो है। बट हमने एक ये चीज़ देखी कि जी आर्बिट्रेशन में अगर आप जाना चाहते हैं, आर्बिट्रेशन क्या थी? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, कि भाई हम अदालत नहीं जाना चाहते, अदालत के चक्कर नहीं काटना चाहते, वकीलों की भारी भारी फीसें नहीं देना चाहते, हम जो हैं अदालत की तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और सिर्फ तारीख मिली जज साहब, इंसाफ नहीं मिला, उससे बचना चाह रहे हैं। हमारी पाकिस्तान की अदालतों में इस वक्त 25 लाख के करीब पेंडिंग केसेस हैं और अदालतों को इंटरेस्ट है किसी और चीज़ के अंदर जो उनकी डोमेन में ही नहीं आती, और जो उनकी डोमेन में आती भी है उधर अदालतें खामोश बैठी हुई हैं। वो बस जज साहब बैठकर लाइव कवरेज में ये बता देते हैं कि जी हमें पता है क्या हो रहा है मुल्क में, और पता है तो फिर क्या करें। मतलब कानून अंधा होता तो सुना था, ये जज भी अंधे होने लग गए हैं, ये नहीं पता था। तो ये सूरत हाल है। तो भाई ऐसी सिचुएशन में फिर अदालतों में कोई क्यों जाए? बेहतर नहीं है कि अगर वो कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का ऑप्शन मौजूद हो, अगर लीगल ऑप्शन मौजूद हो तो वही चूज़ कर लिया जाए। तो भाई ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का जो कानून है ये भी प्री पार्टीशन है, पाकिस्तान बनने से पहले का है, जिसका नाम क्या जी, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, 1940 का आर्बिट्रेशन का कानून है। आर्बिट्रेशन को जो उर्दू में सालसी भी कहते हैं, ठीक है, सालसी मतलब थर्ड पार्टी बीच में आती है, और जो थर्ड पार्टी उसको सालिस बोला जाता है, प्रोसेस को सालसी कहते हैं, सालसी का किरदार। तो ये एक ऐसा तरीका कार है, इसमें हम अदालत नहीं जाते, हम कहते हैं बाहर ही कर लेते हैं सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, अब ये ऐसे भी पॉसिबल है कि अभी मसला हुआ ही नहीं है, फड्डा हुआ ही नहीं है, पहले से आप लोगों ने डिसाइड किया हो कि यार अगर मसला होगा तो हम आपस में तय करेंगे किसी स्पेसिफिक पर्सन के थ्रू, वो बंदा जो फैसला करेगा। अब उस बंदे का नाम अभी पता हो या ना हो, इट डजेंट मैटर। मिसाल तौर पे दो बिजनेसमैन हैं, एक मिस्टर असलम है, मिस्टर अकरम है, वो उन्होंने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और कहा है यार अगर हमारे दरमियान कोई भी डिस्प्यूट होगा हम कोर्ट नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के कॉन्ट्रैक्ट अपने ख़त्म कर लेता है कि भाई और कोई बात नहीं, तो ये वॉइड एब इनिशियो होना था। वाई? बिकॉज इट वॉज एन एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, ये एक एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन होनी थी। इट वाज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, तो ये तो वॉइड एब इनिशियो था। लेकिन उन्होंने साथ ही आगे लिख दिया फुल स्टॉप के बाद कि जी हम जो हैं आर्बिट्रेशन के लिए किसी मिस्टर मोहम्मद अली के पास जाएंगे, वो आर्बिट्रेशन करेगा, या नाम ना भी लिखा हो, ये लिख दिया कि जी हम कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे म्यूचुअली डिसाइड करके, ठीक है। तो ये भाई आपका बन सकता है इस तरह। अब ये तो हो गया फ्यूचर का, और ऐसे भी है कि अभी कोई मसला आ गया है, इसके ऊपर आपने कहा कि चलो यार चलते हैं कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेते हैं, तो ये भी अलाउड है, ठीक है। बट ज़रा पहुंच जाए दोबारा उसी जगह पर, वहाँ पर हमने कहा था कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो रिटर्न होना लाजमी है। तो भाईजान ये वाला कानून बेसिकली आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 ये रिक्वायर करता है कि आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मस्ट बी रिटन एग्रीमेंट। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट चाहे आपका ओरल है, चाहे इम्प्लाइड है, चाहे रिटर्न है, सब की इक्वल वैल्यू है, इक्वल स्टैंडिंग है, इक्वल इम्पोर्टेंस है। बट
कानून किसी किसी जगह पे कहता है कि भाई आपने रिटर्न लाजमी करना है इसको, जैसा कि आपका कंप्लीटेड गिफ्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट था, एग्रीमेंट था, वो रिटर्न होना चाहिए। टाइम बार्ड डेट की अगर पेमेंट अब आपने करने का प्रॉमिस कर लिया है तो इट मस्ट बी रिटर्न। नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला रिटर्न होना चाहिए, और इसी तरह आर्बिट्रेशन वाला भी अगर एग्रीमेंट है तो ये भी रिटर्न होना चाहिए। अदरवाइज कानून जो इसका है आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, ना तो ये उसकी बैक पर खड़ा होगा और ना ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 उसकी बैक पे आएगा कि भाई वो कहेगा कि सर मैंने तो कहा था कि रिटर्न करोगे तो मैं आऊँगा, अब आपने तो रिटर्न किए नहीं, अब आप खुद ही करो जो भी आपस के मसले हैं। मसले क्या होने हैं कि मतलब किसी आर्बिट्रेटर के पास चले गए हैं, उसने फैसला कर दिया, मान ही कोई नहीं रहा, ठीक है, तो फिर अदालतों में जाओ। आ रही है बात समझ? क्योंकि कोर्ट तो ये कही कि सर आपने तो एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन ही लगा दी ना। देखें, आपने कहा कि हम एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे, हम आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, बट आर्बिट्रेटर आप रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू नहीं अपॉइंट कर रहे, तो भाई वो फिर ना अपॉइंट होने के बराबर हो गया ना। बात आ रही समझ? तो सर ये आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 है, पेपर में आ जाता है। इसमें से आप लोगों के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे शेयर हो गए हैं। चैप्टर 1 वो अभी स्टार्ट होगा तो उसके भी आ जाएंगे, सारे के सारे चैप्टर वाइज अप टू डेट हैं। उसमें स्प्रिंग 24 तक, अभी ये जो पिछली अटैम्प्ट गई है वहाँ तक के आपके तमाम जो हैं MCQs भी हैं, और जो दूसरे हैं क्वेश्चंस हैं वो भी हैं, केस स्टडीज़ और थ्योरेटिकल रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। बस अब आप लोगों पे है, जाहिर है रिवीजन का टाइम आ गया। 12 अगस्त से हम लोग अपने रिवीजन टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसमें लिमिटेड नंबर होगा स्टूडेंट्स का, क्योंकि एक तो जो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं उनको भी कैटर करना है, उसमें आउटसाइडर थोड़े ही होंगे, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं हम कर सकते क्योंकि उनकी डेली का टेस्ट होना है। तो हम नहीं चाहते कि बाद में उनके लिए मसला हो, टेस्ट दे रहे हैं वापस ही नहीं मिल रहे वो, तो टाइमली वो भी करना है, तो इसलिए कम ही होंगे। आज कल में अभी 2-3 दिन हैं तो अनाउंस कर देंगे उसका स्केड्यूल वगैरह भी, ठीक है जी। आ जाए ज़रा आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। आई कैप की बुक का लास्ट चैप्टर है जी हमारा, वैसे एक रहता है फर्स्ट चैप्टर। अच्छा, इंट्रोडक्शन उसने ऊपर बता दिया कि जी मेथड है जिसमें पार्टीज रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोड ऑफ लॉ बाय अवॉइडिंग टेक्निकलिटीज ऑफ प्रोसीजर लॉ। प्रोसीजर्स में नहीं पढ़ते, लंबे छोटे काम में नहीं पढ़ते, ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहलाता है। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से मुराद क्या है कि डिस्प्यूट्स को हल करने के लिए अदालत में नहीं जाया जा रहा, कोई ऑल्टरनेट तरीका अपनाया जा रहा है, तो ये सही है। उसका ये कि देयर आर लिमिटेड राइट्स ऑफ रिव्यू एंड अपील ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड्स। अवार्ड का मतलब है फैसला, फैसला होता है जजमेंट, जिस तरह डिसीजन है तो उसको अवार्ड बोला जाता है। अच्छा, वो कहते हैं कि ये जो फैसला आएगा इसके खिलाफ अपील करने का राइट बड़ा लिमिटेड सा होता है, इसको रिव्यू करवाने का। अदरवाइज आपको अदालतों का पता होगा, अदालत में क्या होता है कि स्टार्ट से मजिस्ट्रेट से स्टार्ट होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स, फिर आपकी हाई कोर्ट, फिर ऊपर सुप्रीम कोर्ट, तो आप चल सो चल लगे रहते हैं कि आपके खिलाफ फैसला आ गया, अब आपने उसके खिलाफ अपील कर दी, ऊपर उसके खिलाफ अपील कर दी, उसके खिलाफ अपील कर दी। अच्छा, जब फाइनल लेवल पर भी आपके खिलाफ आ गया, फिर आप वहाँ पर रिव्यू पिटिशन भी डाल देते हैं कि यार नज़रसानी कर लें इस पर। आपने चीज़ें सुनी होंगी न्यूज़ में, ठीक है। तो वो तो फिर अगर तो आप सच्चे थे, ठीक थे, बट आपके खिलाफ फैसला आया, फिर तो चलो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है ना अपने आप को सही साबित करने की, ऊपर ऊपर जाते हैं। लेकिन अगर आप 2 नंबर थे तो भाई फिर तो आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो सिंपल सिस्टम को, ठीक है, कि वो करते जा रहे वो इतने साल लग जाते हैं। अक्सर न्यूज़ में सुना होगा 100 साल बाद फैसला आया किसी चीज़ का, ज़मीन का तनाज़ा, वो ज़मीन वाले ज़मीन में दफन हो चुके हैं बेचारे, जिनका वो मसला था, अभी तक आपने फैसला नहीं किया उसके ऊपर, क्योंकि अदालतें किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड है। बोले तो फिर कहते हैं बोलता है, क्या करे बंदा। आज ये रेलिवेंट डेफिनेशन, कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से मुराद एक रिटन एग्रीमेंट है, ठीक है,
जिसमें आप कहते हो कि यार प्रेजेंट कोई अभी का मसला या जो फ्यूचर में मसला होगा वो हम आपस में आर्बिट्रेटर के थ्रू तय करेंगे, चाहे आर्बिट्रेटर का अभी नाम लिखें या ना लिखें, इट डजेंट मैटर कि मोहम्मद अली आर्बिट्रेटर होगा, अजमल आर्बिट्रेटर होगा या नहीं नहीं लिखते, आप कहते हैं कि यार उस वक्त देखेंगे किसको अपॉइंट करना है। ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये पेपर में आया भी हुआ है, एमसीक्यू आया हुआ है इसका। लीगल रिप्रेजेंटेटिव इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इस तरह करके आप वो देखिएगा। प्रैक्टिस सेट जो एमसीक्यू उसका आपके साथ शेयर है ना, तो इतनी बारीक सी चीज़ में से वो निकाल लेता है फिर। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव से मुराद क्या है? एक ऐसा बंदा हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ अ डिसीज पर्सन, जो मरने वाले की स्टेट को, उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटरमेडल्स विद द स्टेट ऑफ द डिसीज एंड वेयर अ पार्टी एक्ट्स इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, द पर्सन होम द स्टेट डिवॉल्व्स ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी सो एक्टिंग। हाँ, उसने कहा लीगल रिप्रेजेंटेटिव से मुराद वो शख्स है जो मरने वाले की स्टेट या प्रॉपर्टी वगैरह को डील कर रहा है, उसके साथ इंटरमेडल से मुराद है कि उसके मामला वगैरह देख रहा है। ठीक है, और फिर अगर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी मर गया है तो उसके फिर आगे जो मामला देख रहा है वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। ठीक है जी, तो ये उसकी एक डेफिनेशन थी, इसमें से एमसीक्यू आया हुआ है। वैसे दोबारा तो मुश्किल ही है, ये सेम चीज़ पूछे, लेकिन अप्रोच देखें ना कि बारीक सी डेफिनेशन में से उसने चीज़ निकाल ली। रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब केस दायर किया जाता है। आपने देखा होगा न्यूज़ में आता है रेफरेंस दायर कर दिया गया। ठीक है, तो रेफरेंस में मुराद क्या है? केस, सूट जिसको हम आमतौर पे कहते हैं, तो वो केस करना। नोट एक नीचे दिया, एन अंपायर, अंपायर की डेफिनेशन भी, अंपायर कौन है जी? अंपायर इज अ थर्ड पार्टी अपॉइंटेड बाय द आर्बिट्रेटर्स टू सेटल डिफरेंसेस बिटवीन द आर्बिट्रेटर। हाँ, ये देखें, देखिए दो पार्टीज हैं दो बंदे हैं, उनके दरमियान हो गया फड्डा। ये लेट्स से जी मिस्टर असलम साहब है, ठीक है, मिस्टर ए असलम, और ये आपके हैं जी जो मिस्टर बिलाल, मिस्टर बी। अब इन दोनों के दरमियान हो गया जी डिस्प्यूट। इन दोनों ने मिलकर कहा कि यार हम अदालत में नहीं जाते, हम कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, इन्होंने सर कर लिया एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट, दोनों ने म्यूचुअली एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया जिसका नाम है लेट्स से मिस्टर सी। ये मिस्टर सी साहब है, इन्होंने मिलकर ये आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया। एक ही आर्बिट्रेटर है, इसका किसके साथ डिफरेंस आना है? जब फैसला इसने करना है, अवार्ड ही इसने करना है, रेफरेंस लेकर चले गए इसके पास, अकेला बंदा है, इसका अपने आप के साथ तो नहीं ना कोई इख्तलाफ है ना। ठीक है, शीशे में खड़े होकर अपने आप को तो नहीं कहेगा यार तू गलत बोल रहा है, तो ये अकेला होगा भाई, ये फैसला कर देगा, जो भी बाकियों को मानना पड़ेगा। बात आ रही है समझ? ये सिंपल केस था। अच्छा, अब अगर ये होता है कि यार ये कहते हैं कि नहीं भाई हम अपना बंदा लेकर आएंगे, क्या कह रहे हैं? अपना बंदा लेकर आएंगे। वो कहता, वो हम खेलते थे ना उसमें क्रिकेट, ठीक है, तो गली क्रिकेट, तो उसमें अंपायर भी अपना ही होता था। ठीक है, तो वो फिर अंपायर ने क्या आउट देना होता था, क्योंकि बंदे नहीं पूरे होते, हम फिर कहते थे अंपायर यार इधर से ले लो। अच्छा, अब ये जो है ये भी एक लेकर आ गया आर्बिट्रेटर। ठीक है, ये एक आर्बिट्रेटर इधर से आ गया मिस्टर सी, और एक आर्बिट्रेटर इसने कहा मैं लेकर आऊंगा। दोनों मिलकर केस सुनेंगे, जिसने फैसला, दोनों एक दूसरे पे यकीन नहीं है, दोनों को उन्होंने कहा अपना अपना बंदा लेंगे। अब देखो बंदे हो गए दो, इवन नंबर, इवन होता है ना 1 3 5 7, वो क्या होता है? ओड उसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये इवन नंबर है भाई, तो इनमें तो डिफरेंस आ सकता है ना, हो सकता है कि ये इसकी साइड ले ले बस, ये उसकी बेस पे, ये इसकी बेस पे, या हो सकता है साइडें ना भी लें। ठीक है, ये उसके हक में दे रहे हैं, उसके हक में, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है ना वहाँ पे कि 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, आते अगर आधे आधे हो गए एक एक साइड पे, तो फिर क्या होगा? जब ओड होंगे तो फिर तो आधे हो ही नहीं ना सकते। अगर 3 है तो 2 1 हो जाएगा, सही है, 5 है तो 3 2 हो जाएगा, मैक्सिमम यही होगा। आपने देखा होगा अदालत के अंदर भी जो बेंचेस बनते हैं वो आम तौर पर कोशिश की जाती है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में
कि वो ओड नंबर ऑफ जजेस पे बने। एक जज बैठा होता है आमतौर पे, तो थोड़ा बेंच लार्ज करना हो, बड़ा बेंच करना हो तो उसमें 3 जज आ जाते हैं, ठीक है। मज़ीद लार्जर बेंच करना हो तो 5 जज आ जाते हैं, 7 आ जाते हैं। फुल बेंच करना हो तो सारे अदालत के आ जाते हैं, वो भी 15, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोशिश यही होती है कि ओड नंबर ऑफ जजेस बैठे हैं ताकि फैसला एक तरफ जाए ना। अब ये क्या बराबर होके बैठ जाए वो। तो आर्बिट्रेटर में भाई ये बात अब समझ लें, अगर इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए जा रहे हैं, बहुत बड़ा मसला भी हो सकता है, तो प्रॉपर दो बड़ी बड़ी कंपनीज भी आपस में लड़ सकती हैं। और हो सकता है कहें 3 बंदे मैं लेके आ रहा हूँ, 3 तुम लेकर आओ, फिर भी तो 6 हो गए। ज़्यादा भी आर्बिट्रेटर हो सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका खामोश है तो फिर एक आर्बिट्रेटर होगा, ये भी हम पढ़ लेंगे नीचे, इम्प्लाइड प्रोविजंस हैं, बट ज़्यादा भी हो सकते हैं। कानून ये कहता है कि यार अगर इवन है ना, नंबर इवन है, तो ये जो दोनों लोग हैं ये वाले, अब ये इवन हो गया, ये एक अंपायर भी लेकर आएंगे, ये अब अपनी मर्जी से एक और बंदा लेकर आएंगे, उसको क्या बोला जाएगा, अंपायर, ठीक है। अंपायर होगा जो कि इनके दरमियान आने अगर डिफरेंस आ गया तो फिर अंपायर के पास फैसला चला जाएगा कि वो फैसला करे, ठीक है। पहले तो ये होगा ना कि इनके डिफरेंसेस ख़त्म करवाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर डिफरेंस ख़त्म ही नहीं हो रहे या इनसे फैसला ही नहीं हो रहा, आगे पढ़ेंगे, लिमिट दी हुई है, मुद्दत दी हुई है कि उतनी मुद्दत में फैसला करना है, अगर नहीं हो रहा तो भाई फिर अंपायर साहब फैसला करेंगे। आगे बात समझ। लेकिन अंपायर कब अपॉइंट होगा, जब आपका इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स है, ठीक है जी, क्लियर है बात। चलें, अब यहाँ तक थोड़ा सा मैं क्लियर है। अब इसी इन शक्लों को, बदसूरत शक्लों को लेकर आगे चलेंगे तो मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी। प्रोविजंस इम्प्लाइड इन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, रेलेवेंट प्रोविजन। अच्छा, अब ये ना कई स्टूडेंट्स ने ये लास्ट डेज आगे ने पूछना स्टार्ट कर देना है, पिछली बार भी इतने इस चीज़ के ऊपर मैसेज कि सर इसको सारे को याद करना है क्या, सारे पॉइंट याद करने हैं। भाई ये वो बुलेट्स नहीं है उस तरह, वो होता है ना कि किसी चीज़ के 10 फीचर लिखें, ठीक है, इसेंशियल्स लिखें 5, उस वो टोटल 7 होंगे, आप बीच में 5 लिख दें इस तरह। ये भाई प्रोविजंस हैं, ये प्रोविजन से मुराद क्या है कि इसमें से कोई एक प्रोविजन भी पूछी जा सकती है आपसे, सारी भी पूछी जा सकती हैं, तो ये आपको सारी याद होनी चाहिए। याद से भी ज़्यादा बेहतर वर्ड है कि आपको लॉजिकली प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। मैं अभी आपको ये प्रोसेस वाइज समझाऊंगा, ये मैं इसको साथ लिख रहे हैं चाहे कि इसको स्टोरी की तरह आपने समझना है और उसी तरह ही याद रखना है, ये इंशाल्लाह नहीं भूलने लगा कहीं पे। इंग्लिश इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी मुश्किल डाली हुई है, वो आप आसान अल्फाज में लिख दें, मैं भी कुछ लिखवा देता हूँ, ठीक है, जो मेरे माइंड में आता है। तो इसको प्रोसेस वाइज समझना है ताकि समझ आए। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, इम्प्लाइड का मतलब पता ही है ना, इम्प्लाइड का मतलब क्या है कि यार अगर तो कुछ लिखा हुआ है तो वो मान लेंगे, अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर ये है। इम्प्लाइड यही होता है ना, हमने इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़े हैं कि जो सिचुएशन से लग रहा हो कि यार ये इस तरह है, ठीक है। तो इम्प्लाइड प्रोविजन से मुराद क्या है कि कानून कहता है, सेक्शन 3 है जी आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 का, वो ये कह रहा है कि सर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होना चाहिए। तो आपको पता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट में लिख लो इस ये जो नीचे 7-8 चीज़ें, इनके हवाले से जो भी दिल करता है। अगर नहीं लिखना ना तो फिर ये इम्प्लाइड है, अगर कुछ नहीं वहाँ पे लिखा हो उस हवाले से तो ये इम्प्लाइड है, ये वाली प्रोविजंस लगेंगी, ठीक है। कौन सी प्रोविजन आ जाए, पहले नंबर पे, अनलेस अदरवाइज प्रीवियस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड द रेफरेंस शैल बी टू अ सोल आर्बिट्रेटर। कहता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकते हैं कि 2 बंदे हैं, 8 बंदे रखेंगे, 10 बंदे रखेंगे, 50 बंदे रखेंगे, जो मर्जी लिख लो। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो फिर इम्प्लाइड क्या है कि कितने आर्बिट्रेटर रखे जाएंगे, एक भाई, कितने, एक। अच्छा, अब यहां पे ये बताएं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आप लोगों ने पढ़ी लिया है, अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हुए कुछ नहीं लिखा गया कितने रखने हैं तो इम्प्लाइड है कि एक रखना है। लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट बाद में मॉडिफाई किया जा सकता है, ऑल्टर किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है? बिल्कुल भाई किया जा सकता है, म्यूचुअली कर सकते हैं, वन वे नहीं हो सकती अब ऑल्ट्रेशन, ठीक है।
वन वे एक बंदा कर लेगा कि मैंने तो कर लिया फैसला, दो रखूंगा, वो नहीं हो सकता। म्यूचुअली हो सकती है वो भी चीज़, तो खैर वो भी फिर प्रॉपर ही होता है ना। वो याद करें हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म, ठीक है, कि जिनको परफॉर्म करने की नीड नहीं है, उसमें हमने पढ़ा था ना कि अगर ऑल्टर हो जाए कॉन्ट्रैक्ट तो फिर पुराने वाला नहीं करना, न्यू वाला करना है परफॉर्म। तो भाई अगर वो पहले नहीं लिखा था कि कितने आर्बिट्रेटर रखने, अब लिख लिया है कि दो रखने हैं, तो फिर दो रख लो, कोई मसला नहीं अगर म्यूचुअली किया। बट ये उन्होंने कहा हुआ है कि अगर कुछ आपने आपस में फैसला नहीं किया कितने आर्बिट्रेटर रखने हैं, तो बाय लॉ डिफॉल्ट क्या है, एक बंदा आप रखेंगे, ठीक है। चलें, इसका मतलब एक से ज़्यादा का भी आप सोच सकते हैं। अब नीचे वो कह रहा है इफ़ द रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब पता लग गया ना, केस, इफ़ द रेफरेंस इज टू एन इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, अगर इवन नंबर को है तो भाई ये जो आर्बिट्रेटर्स हैं ये एक अंपायर अपॉइंट करेंगे नॉट लेटर देन 1 मंथ, अंपायर अपॉइंट करेंगे विद इन 1 मंथ। भाई एक महीने के अंदर अंदर उन्होंने इन दोनों ने, इनका नहीं है ये काम अंपायर को अपॉइंट करना, इन दोनों ने भाई मिलकर एक अंपायर को अपॉइंट करना है विद इन 1 मंथ ऑफ देयर लेटेस्ट अपॉइंटमेंट। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से मुराद क्या है, ये बस समझ लें। लेटेस्ट से मुराद है कि फॉर एग्जांपल पहले एक आर्बिट्रेटर रखा हुआ था, दूसरे ने कहा यार मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं है, मैं भी एक रखना चाह रहा हूँ, उसने कहा चलो रख लो। अब ये देखो, ये बंदा फॉर एग्जाम्पल 5 अगस्त को रखा आपने, ये बंदा 15 अगस्त को जाकर रखा, तो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट ये वाली होगी। अब 2 हुए ना पूरे जाके, ठीक है, इवन नंबर अब बना है। या लेट से पहले 3 लोग थे, इसने कहा कि मैं चौथा ऐड करना चाहता हूँ। अब जो जिस डेट से वो हुआ है उस डेट से 30 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर अंदर ये जितने भी इवन नंबर बन गया है ना, इन्होंने क्या करना है जी, एक अंपायर अपॉइंट अपने में से करना है। ओके, अब अगली बात आ गई, द आर्बिट्रेटर्स, ये जो भी हैं 2 बंदे, शेल मेक देयर अवार्ड, वो फैसला करेंगे विद इन 4 months आफ्टर एंटरिंग ऑन द रेफरेंस और आफ्टर हैविंग बीन कॉल्ड अपॉन टू एक्ट बाय नोटिस इन राइटिंग फ्रॉम एनी पार्टी टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और विद इन सच एक्सटेंडेड टाइम एज द कोड में अलाउ। ठीक है, ये लंबी चौड़ी इंग्लिश डाल दी है। वो बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो आर्बिट्रेटर है, 1 है या 2 हैं या 4 हैं या 10 हैं, जितने भी हैं आर्बिट्रेटर, उन्होंने भाई अपनी अपॉइंटमेंट से बल्कि जब उनके पास केस लाया गया है उस डेट से 4 महीनों के अंदर अंदर फैसला करना है, या फिर अदालत जो भी टाइम एक्सटेंड कर दे उसमें। ये जो बीच में ना कॉल्ड अपॉन वगैरह वाला, इसको फारिग कराएं। सिंपल सी बात याद रखें। सिंपल बात क्या है, आर्बिट्रेटर्स ने भाई रेफरेंस दायर होने से 4 महीनों के अंदर अंदर फैसला करना है। अगर वो नहीं कर पा रहे तो वो कोर्ट को जाके बताएंगे कि अदालत साहिबा हम नहीं कर पा रहे। अदालत अगर चाहेगी तो टाइम एक्सटेंड कर देगी, चलो यार 1 महीना और ले लो फैसला करने में, 10 दिन और ले लो, 15 दिन और ले लो, 2 महीने और ले लो, ठीक है। तो वो जो भी एक्सटेंडेड टाइम होगा उसमें करना होगा फैसला। ओके, अगली बात कहते हैं इफ़ द आर्बिट्रेटर्स हैव अलाउड देयर टाइम टू एक्सपायर, ये अजीब सी इंग्लिश है, इसको सिंपल अल्फाज में यहाँ पे साइड पे लिखें। इफ द आर्बिट्रेटर्स फेल टू मेक एन अवार्ड विद इन 4 months, if the arbitrators have failed to make an award within 4 months, ठीक है, if the arbitrators have failed to make an award within 4 months or they have provided a written statement to the parties or the umpire that they all cannot agree, the matter या the reference shall be referred to umpire। अंपायर को फैसला दे दिया जाएगा, आप करो। बात आ रही समझ, पहले हमने की थी। इसको ज़रा रोक रोक के मैं मैक्सिमम स्लो बोल रहा हूँ, इससे ज़रा क्या बोलूँ, तो वो लिख लेना, ठीक है। वो कहना ये चाह रहा है भाई, अगर आर्बिट्रेटर्स के पास 4 महीने का टाइम था या जो भी कोर्ट ने एक्सटेंड किया था, उस टाइम में वो फैसला नहीं कर पाए या 2-2.5 महीने बारी बस होगी उनकी, ठीक है। उन्होंने कहा यार ये किधर फंस गए हैं, ये तो मतलब कि अजीब ही है, करना ही नहीं चाह रहे फैसला, ये तो फड्डों में पड़े हुए हैं, और बातें स्टार्ट कर देते। 2-2.5 महीने बाद उन्होंने लिख कर दे दिया। एक बंदा था, या एम्पायर तो तभी आएगा ना अगर इवन नंबर है।
अगर बंदा ही ये करे फिर तो अदालत को ये लिख कर देते हैं कि सर हम नहीं कर सकते फैसला, अदालत फिर देखे कि इनकी जान छोड़नी है कि नहीं, ठीक है। अदरवाइज अगर ये 2 4 6 8 थे तो इनके पास अंपायर भी तो मौजूद है ना, तो ये गए अंपायर के पास या पार्टीज के पास, इन्होंने लिख कर दे दिया कि सर हमसे ना हो पाएगा, आप कोई और बंदा रख लें। अब अगर कहते हैं इस तरह का केस आ गया है और इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स है, तो फिर फैसला अब किसके, कौन करेगा फैसला, अंपायर करेगा। तो अब अंपायर की भी तो कोई लिमिट होनी चाहिए ना फैसला करने की। तो सर अंपायर की भी लिमिट है फैसला करने की, प्रोसेस चल रहा है, स्टोरी चल रही है आगे। अंपायर की भी एक लिमिट है फैसला करने की, उसने कब करना है, जिस टाइम पे उसके पास रेफरेंस है उससे 2 महीने के अंदर अंदर उसने फैसला करना है, ठीक है जी। उससे 2 माह के अंदर अंदर, या अदालत उसका टाइम भी एक्सटेंड कर सकती है। ई पॉइंट नीचे पढ़ लें। एफ पे आ जाए, द पार्टीज टू द रेफरेंस एंड ऑल पर्सन क्लेमिंग अंडर देम शैल सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम सबमिट टू एग्जामिन्ड बाय द, ये इसको आसान अल्फाज में साइड पे लिखें, ये जो खाली जगह है ना इसको ज़रा लिखें। आप ये लिखें, द आर्बिट्रेटर्स और द अंपायर इफ एनी, जाहिर अगर वो है उसमें, द आर्बिट्रेटर और अंपायर हैव द पावर टू कॉल अपॉन any witness, the arbitrator or the umpire have the power to call upon any witness to produce any document, record, paper, accounts, writings, etc. ठीक है, and to be examined on oath, हल्फ देने का और affirmation, ठीक है। ये बस इतना लिख लें। कहने का पर्पस क्या है, वो ये कहना चाह रहा है कि यार आर्बिट्रेटर और अंपायर के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी केस के हवाले से किसी भी बंदे को बुला सकते हैं, उनसे हल्फ ले सकते हैं, ठीक है, एफिडेविट ले सकते हैं, उनसे हल्फ ले सकते हैं, कुरान पे हाथ रखवा के वो चलता है ना वो सिस्टम, तो इस तरह का करवा सकते हैं कि भाई मैं जो भी बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ ये वो, और उससे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं किसी भी मामले में उस रेफरेंस के हवाले से, उससे कोई भी डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, रिकॉर्ड ले सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह, मतलब कोई भी चीज़ जो कि फैसले तक पहुंचने के लिए ज़रूरी लग रही है वो रिक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। आम तौर पे हल्फ वगैरह लेने का इख्तियार होता है अदालत के पास, लेकिन इस कानून ने आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 ने ये इख्तियार इस हद तक आर्बिट्रेटर को भी दिया हुआ है कि यार जिसको भी आप अपॉइंट करेंगे उसको भी इख्तियार दो, ताकि मसाइल तो हल हो ना, मसला तो पूरा रिजॉल्व करें आप, ठीक है। आगे उसने बात की, द अवार्ड शैल बी फाइनल, जो भी फैसला है वो फाइनल है भाई, और सब पार्टी जो उसके अंडर हैं जो आ रही हैं उनके ऊपर बाइंडिंग है ये, ठीक है। इसमें एक लाइन लिखी हुई है, ऑन द पार्टीज एंड पर्सनस क्लेमिंग अंडर देम। पर्सनस क्लेमिंग अंडर देम से मुराद एक तो मेन पार्टी है और एक हो सकता है उसके आगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया, यार इसका जगह पे हम क्लेम भी कर सकते हो। तो वो कहता है यार जो भी बंदा है ना, हर बंदे के ऊपर अब एप्लीकेबल है ये, जो पार्टी है ना उस केस में, अब वो ये फैसला जो है अवार्ड है सब के ऊपर बाइंडिंग है, सब ने इसको मानना है। जाहिर है किसी के हक में आया होगा, किसी के खिलाफ आया होगा, तो मानना सब ने, ठीक है जी। आखिर में एक बात उसने लिखी है, द कॉस्ट ऑफ रेफरेंस एंड अवार्ड शैल बी इन डिस्क्रिशन ऑफ द आर्बिट्रेटर और अंपायर हु में डायरेक्ट टू एंड बाय होम एंड इन व्हाट मैनर सच कॉस्ट और एनी पार्ट देयर ऑफ शैल बी पेड एंड मे टैक्स और सेटल द अमाउंट ऑफ कॉस्ट टू बी सो पेड और एनी पार्ट। ये इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इसको आसान अल्फाज में साइड पे लिख लें, द आर्बिट्रेटर और अंपायर मे डिसाइड हु विल बियर द कॉस्ट ऑफ रेफरेंस एंड अवार्ड। बस ये सिंपल लिख लें। मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल एक केस था, ये बंदा पक्का झूठा था, इसने बिला वजह केस कर दिया इसके ऊपर, ठीक है, और आर्बिट्रेशन में चले गया। जाहिर है वो कोई वकील स्कील उसने कहा मैं कोई वकील छोटा मोटा कर लेता हूँ, कुछ दिन का चलना है। आर्बिट्रेशन में ये होता है कि जल्दी जल्दी फैसला होता है। अदालतों में तो है ना कि इतने केसेस पड़े हुए हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है, जज साहब किसी और चीज़ों में मसरूफ़ हैं। लेकिन यहाँ पर तो वो कौन सा उसका काम ही है फैसले करना, वो तो आप उसको पास चले जाते हो। मिसाल तौर पर आमतौर पे क्या होता है कि ट्रेडर यूनियन होती है, मार्केट के अंदर फटा हो गया, सदर साहब के पास चले गए, सदर साहब फैसला करेंगे, फिर वो सबको मानना पड़ता है, ठीक है। हर जगह पे तो यूनियंस बनी हुई हैं, एसोसिएशंस बनी हुई हैं, वो कर देती हैं फैसला। खैर, तो अब
फैसला जब हुआ तो आर्बिट्रेटर ने देखा यार ये बंदा तो हमें फनकारियाँ मार रहा था, तो कंफर्म गलत था, तो आर्बिट्रेटर ने कहा यार उस बेचारे को क्यों जलील किया, उसका टाइम वेस्ट हुआ, उसकी कॉस्ट लगी है, ऐसे करो जो भी खर्चा आया ना इस सारे सिस्टम का मुझे फीस पे करनी है। जाहिर है आर्बिट्रेटर मुफ्त में तो नहीं करेगा, ठीक है, तो मुझे फ़ी पे करनी है आपने और सारा सिस्टम है, तो ये आप सारा खर्चा पे करोगे, इसको कह दिया तो कह सकता है आर्बिट्रेटर या अंपायर, ठीक है। ये उन्होंने बेसिकली यहाँ पे बात की। आमतौर पे आपने देखा होगा इलाकों में पंचायतें बैठती हैं, वो भी आर्बिट्रेशन ही है, ऑल्दो उनके बहुत से फैसले इलीगल भी होते हैं और एक तो वो रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता, वो ऐसे ही बस, तो इसलिए उनके बैक पर कानून खड़ा नहीं होगा जाहिर है, और वो वॉइड होते हैं ऐसे एग्रीमेंट्स, वो ना भी मानो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। इस तरह जिरगा होता है, ठीक है, ये चीज़ें, तो क्योंकि उन्हें लगता है यार अदालतों में जाएंगे तो एक तो फैसला होना ही नहीं है, और सेकेंडली उसमें 2 नंबरी के बड़े चांसेस होते हैं, वकील बिक जाते हैं, जज बिक जाते हैं, और डायरेक्ट ही फिर कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये भाई देखे प्रोसेस वाइज आपने समझ लेना है कि यार अगर तो कानून के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर मेंशन नहीं किए हुए तो बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड है कि एक आर्बिट्रेटर की बात कर रहे हो आप। अच्छा, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा भी रख लेते हो बट वो इवन नंबर है, ओड है तो कोई मसला नहीं है, इवन नंबर है तो फिर वो जो इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स हैं वो अपनी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से 1 महीने के अंदर अंदर कोई बाहर का बंदा अंपायर के तौर पर भी चूज़ करेंगे, ताकि अगर इनके दरमियान डिफरेंस दो तो अंपायर साहब फैसला करवाएं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आर्बिट्रेटर थे भाई, इन्होंने फैसला करना है, एक था या जितने भी थे, इन्होंने फैसला करना है विद इन 4 months ऑफ देयर रेफरेंस। जब उनके पास रेफरेंस आया उसके 4 महीनों के अंदर अंदर फैसला करना है। अगर नहीं कर पा रहे तो अदालत के पास जा सकते हैं, अदालत टाइम एक्सटेंड भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगली बात, अगर ये आर्बिट्रेटर 4 महीने हो गए फैसला कर ही नहीं पाए, या 4 महीने से पहले ही बस हो गई है इनकी, और इन्होंने या तो पार्टीज को जाके कह दिया लिख कर कि सर हम नहीं कर पा रहे, आप किसी और को रख लें, या अंपायर को कह दिया। अंपायर को कब कहा होगा, जब अंपायर होगा वहाँ पे, वो अंपायर होता कब है, जब इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स हों, ठीक है। सारा अब आपको लॉजिकली आइडिया हो गया होगा चीज़ों का। तो भाई ये इन्होंने जाके उनको कह दिया कि सर हम नहीं कर सकते। अब वो साइड पे हो गए आर्बिट्रेटर, अब गेम के अंदर कौन आ गया, अंपायर। तो सर जिस तरह हमने आर्बिट्रेटर को 4 महीनों का टाइम दिया, अंपायर को भी तो कोई टाइम दिया, तो अंपायर को टाइम दिया गया 2 माह का, कि जब आप अपॉइंट हुए हो, जब आपके पास रेफरेंस आया उससे 2 मंथ्स के अंदर अंदर, या अदालत अगर आपका टाइम भी एक्सटेंड कर दे तो उस एक्सटेंडेड टाइम के अंदर अंदर आपने भाई फैसला करना है, ठीक है। और फिर वो जनरल प्रोविजन बता रहे हैं कि जी आप आर्बिट्रेटर हो या अंपायर हो, उनके पास खुला इख्तियार इनको दिया गया, किसी भी बंदे को विटनेस को बुला सकते हैं, किसी भी शख्स से ओथ ले सकते हैं, एफर्मेशन ले सकते हैं, मतलब वही हल्फ वगैरह एफिडेविट वगैरह ले सकते हैं कि जो भी वो बोल रहा है सच बोल रहा है वगैरह, क्वेश्चनिंग उससे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स उससे ले सकते हैं। जो भी फैसला ये करेंगे सब पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग होगा, और ये भी फैसला कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से कि कौन बंदा खर्चा सारा बियर करेगा, ये जो भी केस चला है उसका, ठीक है जी। तो ये भाई सिंपल बातें। एग्जाम्पल देखें, असलान एंड फैसल मेड अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीड टू रिफर टू आर्बिट्रेशन इन केस ऑफ डिस्प्यूट। उन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया और उसमें लिख दिया गया अगर कभी कोई हमारी लड़ाई हुई तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे। 1 आर्बिट्रेटर टू बी अपॉइंटेड बाय आइदर साइड। हाँ, अब उन्होंने कहा कि दोनों साइडों में से एक एक बंदा चूज़ किया जाएगा, तो इसका मतलब कि 2 हो जाएंगे, तो जो 2 बंदे हैं वो फिर अंपायर भी तो चूज़ करेंगे ना, एक कोई बंदा आपस में डिस्कशन करके विद इन 1 मंथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक प्रोविजन है दी एग्रीमेंट दैट आर्बिट्रेटर्स बी अपॉइंटेड बाय थर्ड पार्टी। आपस में आप ये वाला एग्रीमेंट भी कर सकते हो, अगर हम नहीं करेंगे आर्बिट्रेटर, एवं बीच में फेवरेटिज्म आ जाएगी, जाहिर है ये अपना बंदा लेके आ गया, ये अपना बंदा लेकर आ गया, कहा गया थर्ड पार्टी कोई करेगी, कोई और बाहर का बंदा कर देगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये 2 लोग थे, इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया हो यार अगर हमारे में कोई भी मसला होगा तो एक और भाई साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये भाई साहब जो हैं ये मोटा भाई, ये किसी बंदे को अपॉइंट करेंगे एज एन आर्बिट्रेटर। तो ऐसे भी हो सकता है कि सदर साहब के पास जाएंगे, चेयरमैन साहब के पास जाएंगे, काउंसलर साहब के पास जाएंगे, ठीक है, MNA MP के पास जाएंगे, वो जिसको चाहेगा आर्बिट्रेटर रख देगा, ठीक है जी। तो ये भी वैलिड है। देन आ गया अथॉरिटी ऑफ अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर और अंपायर इररिवोकेबल एक्सेप्ट बाय लीव ऑफ कोर्ट। हाँ, कहते हैं कि भाई अगर आपने अथॉरिटी दे दी है, मतलब इनको हायर कर लिया है आर्बिट्रेटर या अंपायर को, तो पार्टीज इसकी वो ख़त्म नहीं कर सकती,
अथॉरिटी, अनलेस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये लिखा हो यार हम अगर इनसे खुश नहीं है म्यूचुअली हम ख़त्म कर सकते हैं, फिर तो कर लोगे। बट क्योंकि हम इम्प्लाइड प्रोविजंस पढ़ रहे हैं ना, वो कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट खामोश है इस बार पे, तो भाई फिर इनकी पावर, इनकी अथॉरिटी को ख़त्म सिर्फ अदालत कर सकती है, या ये खुद कर सकते हैं वही कि हम नहीं कर पा रहे काम, ठीक है, खुद ये छोड़ के चले जाएँ। अदरवाइज सिर्फ कोर्ट इसको अब इनको क्या उसे कहते हैं, रिवोक कर सकती है इनकी अथॉरिटी, ठीक है। आगे पावर्स ऑफ आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर के पास भाई क्या पावर हैं, तो उन्होंने कहा एक तो उसके बाद एडमिनिस्टर ओथ लेने, हल्फ लेने की पार्टी से, उनके विटनेसेस से, ये उसके बाद अथॉरिटी है, मतलब अगर वो हल्फ लेगा इससे तो उसको सही माना जाएगा, हाँ भाई इसने वाकई ही वैलिड हल्फ लिया है, क्योंकि हर बंदा हल्फ नहीं ले सकता, अदालतें लेती हैं, ठीक है। फिर उसने कहा जी अगर उसके बाद ये भी पावर है या अथॉरिटी है कि अगर कोई केस के अंदर कोई फैसला लेना है, कोई ओपिनियन लेना है, तो वो अदालत से रजू कर सकता है, अदालत भी इसको सपोर्ट करेगी, ठीक है, उसको ओपिनियन अपना देगी अदालत। देन अवार्ड को कंडीशनल या ऑल्टरनेटिव कर सकता है। कंडीशनल से मुराद क्या है कि फ़ैसला आर्बिट्रेटर ने या अंपायर ने ये दिया है कि भाई अगर तुम वो चीज़ करोगे तब जाके तुम्हें ये मिल जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप ये कह लें कि यही दो बंदे थे, मसला ये हुआ, इसने उसको कहा कि आपने मुझे 1 लाख रुपए की चीज़ें फ्रॉडिया मतलब फ्रॉड करके आपने मुझे भेजी हैं, आप फ्रॉडी हो, तो अब आर्बिट्रेटर के पास चला गया केस। फ्रॉड जाहिर है, आपको पता है कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट में जो आपने पढ़ा हुआ है, तो अब इसके साथ भाई हो गया फ्रॉड, तो ये चले गए भाई, चला गया आर्बिट्रेटर के पास। आर्बिट्रेटर्स ने सारी सुना के ये फैसला किया कि हाँ भाई फ्रॉड तो हुआ है। अब मसला ये हुआ था कि ये बंदा कह रहा है कि यार तुमने मुझे 1 लाख रुपया तुमने मेरे से लिया है, बट चीज़ तुमने मुझे दे दिया 30,000 वाली, फ्रॉड करके तुमने कहा था 1 लाख वाली चीज़ है, बट वो 30,000 की चीज़ है। आर्बिट्रेटर ने ये कहा कि हाँ भाई मैं तुम्हें 1 लाख रुपया वापस करवा देता हूँ, लेकिन अगर तुम उसकी 30,000 की चीज़ वापस करोगे, कंडीशनल कर दिया ना कि तुम्हें 1 लाख तब मिलेगा, वो रेस्टिट्यूशन भी आपने पढ़ी थी ना उधर, तो इस तरह का लेट्स से अगर इसने कुछ कर दिया है, अगर आप ये करोगे तब आपको मिलेगा, तो कहते कर सकते हैं इस तरह का फैसला भी, कोई मतलब हम फैसला है, इसमें क्या मसला है। और इस तरह ऑल्टरनेट में भी कर सकते हैं। ऑल्टरनेट से मुराद क्या है कि यार या ये ले लो या ये ले लो, या तो फिर उस बंदे से आप 1 लाख रुपया ले लो, ठीक है, या उसके बाद 1 लाख नहीं है आप असल वाली चीज़ ले लो, ठीक है। ये ऑल्टरनेट में फैसला वो कर सकते हैं, ठीक है। देन आगे जी इस तरह अवार्ड लिखने में रिटर्न होना चाहिए ना फैसला भी, उसमें कोई क्लैरिकल मिस्टेक से मुराद क्या है, कोई स्पेलिंग गलत हो गया, कोई अमाउंट गलत लिख दिया इस तरह की, तो उसको भी करेक्ट करने का की पावर है। ये नहीं है कि लिख दिया और बस अब वही है, नहीं भाई उसको ठीक कर सकते हैं काट के, कोई मसला नहीं। इस तरह एंड पे है जी एडमिनिस्टर टू एनी पार्टी टू द आर्बिट्रेशन सच interrogatories as may in the opinion of the arbitrators or umpire be necessary। कहते हैं कि वो जो पार्टीज़ हैं उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। इंटेरोगेशन का आपको पता होगा, क्वेश्चनिंग करना, ठीक है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करना, एग्जामिन करना, वो कहते हैं जितने भी क्वेश्चन करना चाहें वो कर सकते हैं, ये पावर्स हैं उनके पास, ये पेपर में आ सकती हैं। लास्ट पार्टीज टू सूट में अप्लाई फॉर ऑर्डर और रेफरेंस, ये भाई हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब हम आर्बिट्रेशन पढ़ रहे थे वहाँ पर भी हमने बात की थी कि एक तो है कि प्रेजेंट मामलात के ऊपर या फ्यूचर मामलात के ऊपर भी आप जा सकते हैं आर्बिट्रेशन में ये, और अगर अदालत के अंदर कोई मसला चल रहा है जिसको हमने पढ़ा था ऑन द मैटर विच हैज़ ऑलरेडी अराइजन, सही है, याद है, ये हमने इस तरह पढ़ी थी वहाँ पर बात कि अगर ऑलरेडी अदालत के अंदर कोई मामला चल रहा है और इस वक्त पार्टी ने सोचा यार अदालत में हम नहीं लेकर चलना चाह रहे, हम इसका अलग से आर्बिट्रेशन में इसको लेकर जाना चाह रहे, वो कहते हैं ये भी अलाउड है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। देखें ज़रा, वेयर इन एनी सूट all the parties interested agree that any matter in difference between them in the suit shall be referred to arbitration, they may at any time before judgment अदालत देती है, ये लोग अवॉर्ड करते हैं, सही है। बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस अप्लाई इन राइटिंग टू द कोर्ट फॉर एन ऑर्डर ऑफ रेफरेंस, भाई वो कहते हैं कि अदालत में किसी भी केस का फैसला आने से पहले ये लोग आपस में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट रिटर्न वाला करें, रिटर्न वाला लाजमी है, और वो सबमिट करवा दें अदालत में कि अदालत आपसे ना हो पाएगा, हम भाई खुद कर लेंगे, हम इसको आर्बिट्रेशन के थ्रू करना चाह रहे हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाह रहे हैं। अदालत अगर अच्छी हुई तो वो हाथ, बल्कि अच्छी होती तो उससे जाते हैं क्यों आप, ठीक है। तो नईम हैड फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट करीम इन कोर्ट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, करीम कॉन्टेक्टेड नईम एंड रिक्वेस्टेड आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, और उसने कहा यार आउट ऑफ कोर्ट कर लेते हैं, किधर अदालत में इतना खज्जल हो रहे हैं, जितनी हमने वकीलों को फीसें दे दी हैं ये आपस में दे दो कि मामला ख़त्म करते हैं। तो वो भाई दोनों गए, उन्होंने एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किया,
और अदालत में जाके जमा करवा दिया कि अंडर दी आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें आर्बिट्रेशन करने दो, आप बस अपने काम बाकी वाले देखें, आप पार्लियामेंट के मामला में मुदाखलत करते रहें। सही है, चलें जी। किसी भी तरह का भाई इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आपने प्लीज़ पूछ लेना है। MCQs इसके ये सीधे सीधे सही हैं, अब इसको देख लेना यार, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें केस स्टडीज़ तो ऐसा सच है नहीं। ठीक है, चलें चैप्टर 18 हमारा भी एंड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ एक चैप्टर हमारा रह गया है जिसका नाम है चैप्टर 1, इंतहाई इम्पोर्टेंट और 5 नंबर का क्योंकि मस्ट है, 5-6 नंबर का भी आ जाता है, 5 का तो मस्ट है, लाजमी आता है भाई उसमें से। इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है उन लोगों के लिए जिनको करंट अफेयर की नो हाउ रखना अच्छा लगता है, पॉलिटिक्स की नो हाउ रखना अच्छा लगता है, उनके लिए तो बड़ा ज़बरदस्त है। लॉज बनते किस तरह से हैं वो हम उसमें पढ़ेंगे, ये जितने भी हमने लॉज पढ़े हैं, ठीक है, ये किस तरह से बनते हैं पाकिस्तान में, वो हम उसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग है, जिनको बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट हो उनके लिए बोरिंग भी हो सकता है, लेकिन इंटरेस्ट होना चाहिए इन चीज़ों में। इंटरेस्ट नहीं है तो ये हालात हैं हमारे, वो फिर जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, कौन पता, ये तो सोए हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं कल, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।